सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं दी जाती है। आज की कक्षा जो होने वाली है, कुंडली में बनने वाले प्रमुख 13 दोष पर आधारित कक्षा होने वाली है और इसका उपाय भी। हम लोग कौन से दोष बन रहे हैं, तो हम लोग उपाय कैसे करें ताकि हमारे जीवन में सकारात्मक फल देखने को मिल सके। आज एक कक्षा सुबह में हुई थी ग्रहों के उपाय पर। बहुत अच्छी कक्षा हुई थी। वह एक ऐसा उपाय है जो कभी बुरा फल दे ही नहीं सकता। वह उपाय सभी पर लागू होता है और प्रभावी भी। फल अवश्य मिलते हैं। हम उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। या आप लोग व्हाट्सएप समूह में लिखें या हमारे निजी व्हाट्सएप पर भी अगर लिखेंगे तो हम आपको वह वीडियो दे सकते हैं, दे देंगे। तो जब 13 प्रकार के दोष पर हम लोगों को चर्चा करनी है, तो यूं समझिए कि समस्या ही है, अनेक प्रकार की समस्याएं, यानी कि समस्याएं अनेक। एवं समाधान एक। हम लोग चलते हैं बगैर किसी भूमिका के विषय वस्तु की ओर। कुंडली में सामान्यतः देखने को मिलता है कुछ कुंडलियों में एक दोष जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है। काल मतलब समय, सर्प मतलब कि विषयुक्त हो जाना, यानी कि हमारे जिंदगी में यह बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका जीवन के लगभग अधिकांश क्षेत्रों में यह समस्याएं प्रदान करता है। यह काल सर्प दोष बनता कैसे है, तो यदि कुंडली में राहु एवं केतु जहां भी हैं, तो राहु एवं केतु के बीच में ही सभी ग्रह हो जाए और एक तरफ कोई ग्रह ही ना हो, तो काल सर्प दोष बन जाता है। चाहे इधर ही सभी ग्रह हो और इधर एक भी ग्रह ना हो, तो काल सर्प दोष बन जाता है। यह लग्न कुंडली में काल सर्प दोष जो बनता है, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों के कुंडली में भी काल सर्प दोष देखने को मिले। उनके जीवन में संघर्ष तो काफी रहा, लेकिन वे काफी ऊंचाइयों तक भी गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि काल सर्प दोष हमें संघर्ष देता है, समस्याएं देता है, परंतु उन्नति समृद्धि भी अपने हिसाब से देता है। अब व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष अगर लग्न कुंडली में है, तो वह जीवन के किस क्षेत्र में प्रभावी होगा, इसको समझने के लिए, जानने के लिए वर कुंडली में देखनी चाहिए। आजकल जब हम कुंडली जनरेट करते हैं तो कुछ ही सेकेंडों में सभी वर कुंडलियां देखने को मिल जाती हैं। यदि किसी भी वर कुंडली में काल सर्प दोष नहीं बन रहा हो, तो यह समस्याएं नहीं आती। लेकिन अगर लग्न कुंडली में भी काल सर्प दोष हो और मान लिया जाए कि D10 कुंडली में भी काल सर्प दोष बन रहा हो, तो यह किस क्षेत्र में प्रभावी होगा,
व्यक्ति के कार्य, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि के क्षेत्र में ज्यादा प्रभावी होगा। नौकरी मिलने में समस्याएं होंगी, यदि नौकरी भी है तो नौकरी निभाने में समस्याएं, कर्तव्य पालन करने में समस्याएं या कर्तव्यहीनता की तरफ ले जाता है। अगर यही D9 कुंडली में काल सर्प दोष बन जाए और अन्य कुंडलियों में न बने तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं, साझेदारी में समस्याएं, इस प्रकार से। इसके बाद में हम लोग चलते हैं दूसरे दोष के बारे में, हम लोग चर्चा करते हैं। सभी दोषों का उपाय हम अंत में अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर साझा करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो दूसरा दोष की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो जब देव गुरु बृहस्पति एवं राहु या केतु की युति हो जाती है और अंशात्मक मान करीब होता है तो यह दोष उत्पन्न होता है। इसे कौन सा दोष कहते हैं? राहु एवं गुरु राहु के गुरु चांडाल योग, चंडाल योग बनता है। तो यह चंडाल योग कितना प्रभावी है? यदि लग्न कुंडली में अगर यहीं पे देव गुरु बृहस्पति एवं राहु अगर युक्त हो जाए, किसी भी भाव में हो जाए, तो चंडाल दोष बनता है। खास करके अगर शुभ भाव में बना तो और ज्यादा समस्या है। देव गुरु बृहस्पति ज्ञान की प्रकाष्ठा है और राहु क्या है? उसको भ्रमित करने वाला है। या देव गुरु बृहस्पति की रश्मियों को यह अवशोषित कर लिया तो वह ज्ञान हमें कम हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि राहु एवं गुरु की युति हो जाना केवल चंडाल दोषी बनता है। कभी कभी बहुत अच्छे योग का भी निर्माण करते हैं, लेकिन साधारणतया इसे चंडाल दोष कहा जाता है। यह कितना अधिक प्रभावी है, इसको देखने के लिए यदि लग्न कुंडली में गुरु एवं राहु की युति है तो हम लोग नवमांश कुंडली में देखते हैं कि नवमांश कुंडली में गुरु और राहु में कितनी दूरी है। अगर नवमांश लग्न कुंडली में भी गुरु राहु की युति है और नवमांश कुंडली में भी गुरु राहु की युति है तो यह सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाता है, यानी कि 100% कह सकते हैं। यदि यही गुरु से 12वें या दूसरे भाव में राहु हो तो यह कम हो जाता है, लगभग 66% यह दोष बनता है। यदि यही गुरु से तीसरे या 11वें राहु होता है तो 33% नुकसान देता है। अगर यही गुरु से चौथे राहु या 10म राहु होता है तो यह 9 के बराबर फल देता है। यह अच्छा नहीं होता। यदि गुरु एवं राहु का युति होता है, ऐसे व्यक्तियों में अधिकांशतः यह देखा गया है कि अपने श्रेष्ठ जन, अपने गुरुजन से वह व्यक्ति जिरह करने लगता है। गुरुजन कहते हैं कि नहीं यह बात ऐसे है, तो कहता है नहीं गुरुजी हमने यह पढ़ा है, यह ऐसे है। इस प्रकार की बातें, यानी कि गुरुजनों की भावनाएं आहत इनके कर्म कर्तव्यों से होता रहता है, यह होने की संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद में तीसरे दोष पर, तीसरा जो दोष है उसे अंश दोष कहते हैं। तीसरा दोष अंश दोष कहते हैं। अंश दोष का परिहार भी है, अपवाद भी है। हमें उस अंश दोष के अपवाद को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कोई भी ग्रह यदि 28 अंशों से अधिक हो या 2 अंशों से कम हो, ऐसे ग्रह अंश दोष में हो जाते हैं। क्या तो यह ग्रह मृत अवस्था में होते हैं या बालावस्था में होते हैं, ये फल देने के लायक नहीं होते। ऐसे ग्रह को अंश दोष कहा जाता है। अब चौथे दोष पर हम लोग चलते हैं। वह चौथा दोष क्या है? चौथा दोष ग्रहण दोष होता है। हालांकि
चंडाल दोष भी ग्रहण दोष के ही अंतर्गत में आता है। यह ग्रहण दोष मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक पितृदोष, दूसरा मातृदोष। जब कुंडली में सूर्य के साथ राहु या केतु होता है तो यह पितृदोष का निर्माण करता है, जो ग्रहण दोष के जो दो भाग हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया उसका एक भाग है। अब यह ग्रहण योग कितना प्रभावी है, इसको देखने के लिए नवमांश कुंडली में जिसकी देखेंगे कि सूर्यदेव कहाँ पर हैं। यदि सूर्य के साथ में राहु है तो 100%, सूर्य से 12वें या दूसरे में राहु है तो 66%, अगर सूर्य से 11वें या तीसरे है तो 33%, अगर सूर्य से 10वें या चौथे है तो 9 के बराबर। नवमांश कुंडली में जरूर देखें, ये नहीं कि हाँ भाई लग्न कुंडली में देख लिया फलादेश कर लिया, राहु हो या केतु सूर्य के साथ अनुसात्मक मान्यता। अब यही दोष मातृदोष भी होता है, तब मातृदोष के लिए यही जब चंद्रमा के साथ में राहु या केतु होता है तो मातृदोष का निर्माण करता है। मातृदोष या पितृदोष जो भी लगे यह अच्छा नहीं है, यह भी हमें समस्याएं जीवन भर देता ही रहता है। कोई भी कार्य उत्तमता से नहीं होते, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, आय बाधित हो जाता है, बुद्धि का समय पर जब आवश्यकता होता है विषम परिस्थितियों में बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे इस योग का फल है। अब आते हैं हम लोग पांचवें योग के बारे में, दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। पांचवा जो होता है उसे नीच दोष कह सकते हैं। यह किसी भी कुंडली में, अधिकांशतः कुंडली में एक आध ग्रह नीच के देखने को मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सभी कुंडलियों में, कुछ कुंडलियां ऐसी भी होती है कि जिसमें एक भी ग्रह नीच के नहीं होते। यह नीच दोष क्या है, तो कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में जब अपने नीच राशि में होता है तो नीच दोष माना जाता है। अब यहीं पे देखा जाए इसके लिए सूर्य की नीच राशि कौन सी है, तो यहाँ पर सूर्य के सामने काले रंग में जो लिखा गया है वह नीच राशि है। सभी ग्रहों के लिए बताया गया, जैसे चंद्रमा की नीच राशि 8, मंगल की नीच राशि 4। अभी इस कुंडली में मंगल नीच राशि में है। यह जिस जातक की कुंडली है उनके पिताजी को अभी वर्तमान में ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिता भाव में मंगल नीच के हो गए। यह सभी व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति, अब मान लीजिए अगर यही हो जाए तो तुला लग्न वाले जितने व्यक्ति होंगे उनके पिताजी को समस्याएं होंगी, नहीं, वह स्थिति परिवेश देश काल परिस्थिति को भी ध्यान में देना चाहिए। तो इस कुंडली में मंगल देव नीच के हैं, यह नीच दोष हुआ। यदि सूर्य देव यहीं पे होते तो सूर्य देव नीच दोष में आ जाते, यहाँ मंगल नीच दोष में है। यदि चंद्रमा यहाँ 8 नंबर की राशि में कुंडली में किसी के हो तो वह नीच दोष हो गया। बुध देव 12 नंबर की राशि में किसी की कुंडली में होंगे तो नीच दोष हो गया। देव गुरु बृहस्पति 10 नंबर की राशि में किसी की कुंडली में है तो नीच दोष हो गया। शुक्रदेव 6 नंबर की राशि में होंगे जिस किसी की कुंडली में तो शुक्रदेव नीच दोष में आ गए। 1 नंबर की राशि जो शनि देव की नीच की राशि है, अगर मेष राशि में किसी की कुंडली में शनि देव है तो वह नीच दोष। यह भी अच्छे फल नहीं देते, यह भी अच्छे फल नहीं देते हैं, यह भी समस्या देते हैं। अपने कार्यकर्ताओं का जिस भाव में होते हैं उस भाव के ही फलों को नुकसान करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं और दोष जो 1 2 3 4 5 हो गए। छठा दोष मांगलिक दोष होता है। यह मांगलिक दोष ये नहीं कि केवल दाम्पत्य जीवन में ही समस्याएं देता है, जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी समस्याएं यह देता है। मांगलिक दोष सामान्यतः कुंडली के लग्न चौथे, 7वें, 8वें एवं 12वें भाव में यदि मंगल होता है तो यह मांगलिक दोष बना ही देता है।
अब मंगल दोष का यदि परिहार हो रहा है तब तो अच्छी बात है। अधिकांशतः कुंडलियों में मांगलिक दोष का परिहार हो रहा होता है, तो वह समस्याएं कम देते हैं। मंगल देव विच्छेदात्मक ग्रह हैं एवं उग्र प्रधान, उग्रता इनके पास में है, इसलिए यह दाम्पत्य जीवन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन के लिए हम यहाँ से देखते हैं, सप्तम भाव से यदि 12वें में होते हैं तो 8वीं दृष्टि, लग्न में होते हैं तो 7वीं दृष्टि, चौथे भाव में होते हैं तो चौथी दृष्टि, सप्तम भाव में है तब तो 7वां भाव है। अगर 8वें भाव में भी हैं, 8वें भाव में भी है तो इनकी दृष्टि यहाँ 11वें भाव पर पड़ती है एवं दूसरे भाव पर पड़ती है एवं तीसरे भाव पर भी पड़ती है। तो व्यक्ति के इच्छा में, जिसकी कुंडली है उसके इच्छा में उग्रता, एवं जो जिस व्यक्ति की कुंडली है उसके स्वजन भी थोड़ा उग्र स्वभाव के, एवं जो स्किल क्षमता है उसमें भी थोड़ी उग्रता। तो जब इच्छा में भी उग्रता, स्वजन भी उग्रता, एवं जो कार्य करने की शैली है उसमें भी उग्रता, जब सौम्यता कहीं है ही नहीं। हालांकि 8वां भाव भी दाम्पत्य जीवन के लिए विचार किया जाता है, तो 8वें भाव में मंगल का होना यहां से भी नुकसानदायक। मांगलिक दोष जिसके कुंडली में होते हैं वे व्यक्ति आत्मबल के तो धनी होते ही होते हैं, आत्मबल होता है ठीक है, लेकिन उनके अधिकांशतः कार्यों में थोड़ी उग्रता देखने को मिलती है, इसलिए दाम्पत्य जीवन ही नहीं जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ी समस्याएं देखने को मिलता है। यह हुआ मांगलिक दोष। छठा, 7वें दोष पर हम लोग चर्चा करते हैं। 7वां दोष शापित दोष। शापित दोष अच्छा नहीं होता, यह बहुत ही समस्याओं का जड़ है। शापित दोष जब कुंडली में कहीं भी शनि एवं चंद्रमा की युति होती है, इसे शापित दोष कहा जाता है। नहीं, शनि चंद्रमा ने शापित, शनि एवं राहु, शनि एवं राहु की जब युति होती है तो शापित दोष होता है। शनि एवं राहु, शनि एवं राहु की जब युति होती है, शनि राहु की युति हो जाए या शनि केतु की युति हो जाए, यह अच्छा नहीं होता। जिसकी कुंडली में इस प्रकार के दोष होते हैं, जीवन में कभी न कभी एक बार थोड़ी बड़ी बीमारी होने की संभावनाएं बनती है, कष्टदायक जिंदगी बना रहता है, साथ में एक अनायास रूप से ही मन में एक भय बना रहता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी से डरते हैं, यानी कि अनायास ही। और बाद में जब सोच कर व्यक्ति देखता है तो वह सोचता है कि बेकार ही हम डर रहे थे। जब समय निकल जाता है, समय निकलने से पूर्व वो डरेगा ही डरेगा, समय निकल जाएगा फिर व्यक्ति बाद में सोचेगा बेकार हम डर रहे थे। अपने मित्रों को अपनी समस्याओं भय के बारे में बतलाता है तो फिर मित्र कहते हैं कि तुम तो बेकार चिंता कर रहे हो, कुछ है ही नहीं। जिस छोटे से विषय वस्तु को तुम बड़ा बनाकर अपने आप को भय से व्याप्त हो, तुम्हारे मन में भय व्याप्त है, इतनी सी बात को तो लोग नजरअंदाज कर देता है, केयर ही नहीं करता। यह है शापित दोष। अब इसके बाद में चलते हैं 8वां, जिसे 20 दोष। 8वां दोष 20 दोष। 20 दोष जब शनि एवं चंद्रमा कुंडली में कहीं भी एकत्रित होते हैं, एक जगह होते हैं, तो यह 20 दोष का निर्माण करते हैं। 20 दोष कभी कभी अच्छे फल ही देते हैं और कभी कभी बुरे फल भी। 20 दोष यह मानसिक कष्ट देता है। जहां चंद्रमा उजाला का प्रतीक है, चंद्रमा सौम्यता का प्रतीक है, चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार शनि अंधकार का प्रतीक एवं धीरे धीरे चलने वाले हैं, शिथिल ग्रह है, आलस के कारक। तो यह, और चंद्रमा मन का कारक है, शनि देव दुखों के कारक है। तो यह क्या करते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि एवं चंद्रमा की युति होती है, यह जीवन साथी से थोड़ा सा दूरियां भी बढ़ाते हैं। अगर कुंडली में अन्य योग भी बने हुए हों दाम्पत्य जीवन में समस्या के लिए, और शनि चंद्रमा की युति भी हो,
तो यह दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं। हम सबों को यह बात समझना चाहिए कि कोई भी एक योग के बनने से, सिर्फ एक योग के बनने से जीवन खराब नहीं होता। उस योग के लिए प्रभावी होने के लिए अन्य भी योग कुछ खराब होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, फिर जाकर फल मिलता है। हम लोग खाना बनाते हैं, प्रतिदिन खाना खाते हैं, चाहे सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, कुछ भी हो, तैयार होने में कई चीजों का होना आवश्यक है। साधारण तैयार रोटी के लिए आप कहेंगे कुछ नहीं लगता, सिर्फ आटा। नहीं, उसमें भी बहुत कुछ लगता है। आटा लगा, पानी लगा, अग्नि लगा, गैस चूल्हा है, तावा है, चौकी है, बेलना है, क्या क्या 8-10 चीजें मिल जाती है, तब जाकर रोटी तैयार होता है। फिर उसको एक्टिवेट करने वाला यानी कि बनाने वाला भी व्यक्ति का समय चाहिए, फिर आप खाएंगे तब जाकर आपका पेट भरेगा स्वाद। ठीक उसी प्रकार कुंडली में जब भी कोई बुरा योग बनता है तो उसके सपोर्ट में कुछ अन्य भी योग बन जाते हैं, तो वह योग ज्यादा प्रभावी हो जाता है। यदि अन्य योग बुरे ना बन रहे हो और जो बुरा योग बन भी रहा है और उस पर शुभग्रह की दृष्टि पड़ती है तो योग कमजोर हो जाता है। यह 20 योग कभी कभी अच्छे फल भी देता है। यह पूर्वानुमान की क्षमता प्रदान करता है। जिसके कुंडली में 20 योग होता है, शनि चंद्रमा की युति होती है, ऐसे व्यक्ति पूर्वानुमान करने की, पूर्वानुमान की क्षमता होता है। यदि यही शनि चंद्रमा की युति है, 20 योग है और किसी शुभग्रह के द्वारा दृष्ट अगर हो जाता है तो यह सफलता भी देता है। परंतु यदि जिसके कुंडली में 20 योग बन रहा हो, शनि चंद्रमा की युति हो और शुभग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से दूर कार्य करने चाहिए। अगर घर पर ही रह रहा है, घर पे ऑफिस चला रहा है, तो नहीं, किराए के घर में ऑफिस चला ले, या ऐसा कोई काम है जो बाहर में रहकर करने वाला था, बाहर ही हो ले, यानी कि अपना कार्य क्षेत्र घर के परिवेश से बाहर कर ले, फिर और अत्यधिक फल मिलता है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अन्य बुरे योग पर। एक होता है अंगारक योग। अंगारक योग भी अच्छा नहीं माना जाता। यह क्रोधी योग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंगारक योग व्यक्ति को चोट चपेट, रोग, गुस्सा इत्यादि, शत्रुओं से समस्याएं इत्यादि देता है। अंगारक योग कब बनता है? तो जब मंगल के साथ राहु या केतु की युति होती है, यहीं पे कुंडली में मंगल देव है, राहु या केतु से युत हो जाए, अंशात्मक मान जितना करीब होगा उतनी समस्या, तो यह अंगारक योग बना। यह चोट चपेट, रोग, गुस्सा इत्यादि देते हैं। इसके बाद में यह नौवां दोस्त। इसके बाद में 9 दोष के पर हम लोगों ने चर्चा किया ना जी गुरु जी। अब 10वें दोष पर चलते हैं। 10वां दोष जो है वह अस्त दोष। अस्त दोष हम सबों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अस्त होता क्या है। आप सब यहाँ पर जितने भी सदस्य शामिल हैं आज की कक्षा में, सभी पुराने सदस्य हैं, सभी सदस्यों को कुंडली फलादेश के सभी नियमों के बारे में मालूम है और यूं समझिए कि सभी दोषों के बारे में आप सबों को पहले से भी ज्ञात है। एक तो यूं समझा जाए कि इसको पुनरावृत्ति की भी क्लास फल दीपिका पुस्तक में आप लोग देखेंगे तो पृष्ठ संख्या 52-53 पर इसके बारे में विस्तृत रूप से दिया भी गया है। तो सूर्य के साथ, सूर्य के से अंशात्मक मान को देखा जाता है कि सूर्य का अंशात्मक मान कितना है और वह संबंधित ग्रह सूर्य से कितने अधिक दूरी पर है। हालांकि आज के जमाने में जो भी हम लोग कुंडली जनरेट करते हैं, कुछ ही सेकंड में जो कुंडली हम लोग को देखने को मिल जाती है, वहां पर सभी चीज लिखा गया होता है या चिन्हित कर दिया गया होता है कि यह ग्रह अस्त है, यह ग्रह अस्त नहीं है। अंशात्मक मान से हम लोग यह समझ सकते हैं कि यदि अस्त दोष तो सूर्य को होता नहीं है, क्योंकि सूर्य से ही अन्य ग्रह अस्त होते हैं। तो चंद्रमा सूर्य से 12 अंशों के आसपास में रहे, 12 अंश तक अस्त होता है, उसके बाद में अस्त दोष समाप्त हो जाता है। मंगल 17 अंशों तक, बुध देव 14 अंश तक, मार्गी हो तो, अगर बकरी हो तो 12 अंश तक,
देवगुरु बृहस्पति 11 अंश तक, शुक्रदेव 10 अंश तक, बकरी मार्गी हो तो, जब बकरी होते हैं तो 8 अंशों तक, शनिदेव का अंश 15 अंशों तक यह अस्त दोष माने जाते हैं। अस्त ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते, यह भी नुकसानदायक ही स्थितियां होती है। इसके बाद में सकट दोष, इसके बाद में सकट दोष, सकट दोष भी अच्छा नहीं होता। सकट दोष बनता कैसे है, तो देवगुरु बृहस्पति को देखें आपके कुंडली में कहाँ है, और देवगुरु बृहस्पति से छठे, आठवें, 12वें यदि चंद्रमा होते हैं तो यह सकट दोष का निर्माण करता है। अब मान लिया कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर है, तो पंचम भाव में है, तो पंचम भाव से छठा चंद्रमा यहाँ पर हो जाए, 8वां चंद्रमा यहाँ पर हो जाए, 12वां चंद्रमा यहाँ पर हो जाए, तो सकट दोष का निर्माण करता है। यह सकट दोष अगर लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति हो और चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें में हो तो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे, 8वें या 12वें में होते हैं और इनसे छठे, 8वें, 12वें अगर चंद्रमा हो तो यह सकट दोष कम प्रभाव देता है, प्रभावहीन हो जाता है। ये तो हुआ सकट दोष देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा। सकट योग के दोष के दूसरे भी सकट दोष के दूसरे भी गुण हैं, मतलब सूत्र है एक। हमें सुख किस भाव से हम लोग देखते हैं, सुख हम लोग किस भाव से देखते हैं, चतुर्थ भाव, चौथा, चौथे भाव से हम लोग सुख देखते हैं। तो आप अपने कुंडली के चौथे भाव को देखें कि चौथे भाव में कौन सी राशि बनी हुई है और उसके स्वामी कौन है। इस उदाहरण कुंडली में चौथे भाव में 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर, तो उसके स्वामी को पहचाने। तो यहाँ पर आप सबों को पूर्व से भी ज्ञात है, वैसे यहाँ पर सारणी हमने दे दिया है कि किस ग्रह के कौन सी राशि है। तो यहाँ पर 10 नंबर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव हो गए। एवं सुख एवं भाग्य दोनों को देखें, भाग्य भाव में कौन सी राशि है उसको देखें। तो इस उदाहरण कुंडली में भाग्य भाव में 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर राशि के स्वामी बुध देव होते हैं। तो आप अपने चौथे भाव के स्वामी एवं 9वें भाव के स्वामी को देखें कि कहाँ है। यदि शनि यानी कि चतुर्थेश एवं नवमेश में खडाष्टक योग हो तो भी यह सकट दोष का निर्माण हो जाता है। यह क्या देता है, यह हमें समस्या भी देता है, व्यापार में समस्याएं, नौकरी में समस्याएं, रिश्ता निभाने में समस्याएं। सामान्यतः सभी कार्यों में उतार चढ़ाव आता जाता रहता है। व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसके कुंडली में सकट दोष का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति संघर्षशील होते हैं एवं दुख सहन भी करते हैं और अपने दुखों के बारे में लोग उसे कहते भी नहीं है। ईश्वर के भरोसे, भाई ईश्वर ने दुख दिया है तो कुछ समय की बात है, काट लो चलो। बहुत से व्यक्ति को थोड़े मोड़े दुख होते हैं तो वह व्यक्ति को कहता है, लेकिन जिसके कुंडली में सकट दोष होता है वैसे व्यक्ति संघर्षशील होते हैं और दुख सहने की शक्ति रहती है। तो यह भी हुआ। एक केंद्रुम दोष होता है, केमद्रुम, केमद्रुम दोष यह चंद्रमा से होता बनता है।
जब भी कुंडली में आप देखें, मिलती है देखने को, तो चंद्रमा को देखें कि कहाँ है। चंद्रमा जहां है तो चंद्रमा के साथ, या चंद्रमा से 12वें या चंद्रमा से दूसरे कोई भी ग्रह ना हो, तो इस स्थिति में केंद्रुम दोष बनता है। लेकिन इसके परिहार भी हैं। यदि चंद्रमा के साथ में, तो साथ में अगर कोई ग्रह हो गया तो केंद्रुम दोष तो बनेगा ही नहीं। अगर चंद्रमा को कोई ग्रह देख रहा है, केंद्रुम दोष बन गया। यदि चंद्रमा को कोई ग्रह देख रहा है तो फिर केंद्रुम दोष भंग हो जाता है। इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव 10वें भाव में है, जो चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, केंद्रुम दोष अगर है तो भंग हो। या चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह हो, भले देख रहा है नहीं देख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्रुम दोष का परिहार हो जाता है। तो हम लोगों ने यह 13 प्रकार के दोष के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग इसके उपाय पर चर्चा करते हैं कि उपाय क्या किया जाए। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने वाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। अब इसके लिए अगर काल सर्प दोष हो बन रहा हो कुंडली में, काल सर्प दोष बन रहा हो, तो 8 या 9 मुखी का, 8 या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अब किस दोष के लिए कौन कौन से रुद्राक्ष हो सकते हैं, आज की कक्षा का उपाय हम रुद्राक्ष पर ही बतला रहे हैं। अगर अगर कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो 8 मुखी या 9 मुखी, 8 मुखी रुद्राक्ष राहु देव का होता है, 9 मुखी केतु देव का। रुद्राक्ष एक ऐसी औषधि है, ऐसा रत्न है, रुद्राक्ष को भी रत्न का उपाधि दिया गया है। रुद्राक्ष को रत्न का उपाधि दिया गया है या नहीं? रुद्राक्ष को रत्न का उपाधि दिया गया है या नहीं? दिया शायद गया हम, गुरु। ठीक है। तो हमें धारण करने चाहिए, कब कैसे धारण करें इस पर भी चर्चा कर लेंगे अंत में। यदि चंडाल दोष बन रहा है, कुंडली में चंडाल दोष जो बनता है गुरु एवं राहु या केतु की युति से, तो हमें 5 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष हमें धारण करने चाहिए, वो भी गुरुवार के दिन पीले धागे में। काल सर्प दोष के लिए यदि हम 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो शनिवार के दिन काले धागे में। यदि केतु देव का अगर हम शांति के लिए तो अगर करते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, वो भी लाल रंग में, और भी मंगलवार के दिन। गुरुदेव एक बार और बता दीजिए, पंचमुखी और दशमुखी। हाँ, हमने कहा है कि यदि देव गुरु बृहस्पति एवं राहु या केतु की युति है तो देव गुरु बृहस्पति को बलवान करना चाहिए या उनके उपाय करने चाहिए। तो 5 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष दोनों देवगुरु बृहस्पति के ही प्रतीक हैं, और पीले धागे में गुरुवार के दिन धारण करें। यदि कोई ग्रह अंश दोष में है, यानी कि जो ग्रह 28 से अधिक और 2 अंशों से कम है, हालांकि चंद्रमा को अंश दोष न के बराबर लगता है, क्योंकि चंद्रमा 3 अंश पर यह सर्वोच्च होता है, यानी कि सर्वोच्च हो जाता है 3 अंश पर ही, इसलिए अंश दोष कम लगता है। जो ग्रह अंश दोष में हो उससे संबंधित रुद्राक्ष पहनने चाहिए। अगर सूर्य देव अंश दोष में है
तो एक मुखी, चंद्रमा अंश दोष में है तो दो मुखी, मंगल अगर अंश दोष में है तो तीन मुखी या 11 मुखी, अगर बुध देव अंश दोष में है तो चार मुखी, देव गुरु बृहस्पति अंश दोष में है तो 5 या 10 मुखी, शुक्र देव अगर अंश दोष में है तो 6 या 13 मुखी, अगर शनि देव अंश दोष में है तो 7 या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नीच दोष भी है, जो ग्रह अगर नीच के हैं तो उनसे संबंधित हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मांगलिक दोष भी कुंडली में यदि बन रहा है तो हम मंगल देव का जो रुद्राक्ष है हम धारण कर सकते हैं, 3 मुखी या 11 मुखी। शापित दोष अगर कुंडली में बन रहा है तो मंगल देव का जो हम रुद्राक्ष पहने तो मंगलवार के दिन पहने, लाल रंग के धागे में पहने। शापित दोष है तो शनि देव की रुद्राक्ष पहने 7 या 14 मुखी काले धागे में। 20 दोष है तो हमें चंद्रमा का उपाय करने चाहिए, 2 मुखी रुद्राक्ष हम पहने सफेद धागे में या नीले आसमान के रंग के धागे में सोमवार के दिन। जो ग्रह अस्त है उस अस्त ग्रहों के लिए भी, जैसे चंद्रमा अस्त है तो 2 मुखी, मंगल अस्त है तो 3 या 11, बुध देव अस्त है तो 4 मुखी, देवगुरु बृहस्पति अस्त है तो 5 या 10 मुखी, शुक्रदेव 6 या 13 मुखी, शनि देव 7 या 14 मुखी। जो ग्रह यदि अस्त हैं तो उनके हिसाब से हम पहन सकते हैं। अंधक दोष, हाँ एक दोष और है, याद आ गया, अंधक दोष। अंधक दोष क्या होता है? जब सूर्य एवं शनि की युति जिसके कुंडली में होती है, यह अंधक दोष का निर्माण करता है। यह सिर दर्द की समस्याएं देता रहता है, हृदय रोग भी दे सकता है। अच्छा दोस्त योग नहीं माना जाता, तो हमें सूर्य देव का उपाय करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलते हैं तो हम शनि देव का भी हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इस को तो शनि देव का रुद्राक्ष 7 मुखी एवं 14 मुखी दोनों में से कोई जो उपलब्ध हो। अगर सकट दोष बन रहा है तो चंद्रमा एवं गुरु दोनों के ही रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। सकट दोष में यदि सकट दोष बन रहा है, वह यदि चौथे भाव के स्वामी एवं नवम भाव के स्वामी के द्वारा बन रहा है, तो हम सबों को दोनों भावों के स्वामियों के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। केंद्रुम दोष भी अगर कुंडली में बन रहा हो तो हमें 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। अब रुद्राक्ष धारण कैसे करें? तो इसके लिए हमारे गुरुजनों को कहना है, सुझाव हमारे गुरुजन ने दिया है कि संबंधित ग्रहों को पहचान करते हुए संबंधित ग्रहों के अनुकूल वाले हमें रुद्राक्ष उपलब्ध करना चाहिए। और रुद्राक्ष मिल जाने के बाद में या खरीद लेने के बाद में उस रुद्राक्ष को अपने गुरुजनों को जरूर दिखलाएं कि यह हमने रुद्राक्ष लिया है। थोड़ा सा इस रुद्राक्ष को आप अपने हाथ में ले, और आप गुरुजन जो होते हैं तपस्वी एवं मनस्वी होते हैं। जो जितना ही स्वभाव का तपस्वी एवं मन का मनस्वी होता है, वह उतना ही बड़ा गुरु होता है। जिसमें एक जो होता है सात्विक स्वभाव होता है, एक होता है बाजारू स्वभाव। गुरुजन में बाजारू स्वभाव नहीं होते, उदारवादी स्वभाव होता है। गुरुजन से जरूर दिखलाएं। गुरुजनों से दिखलाने के बाद में, उनका आशीर्वाद ले लेने के बाद में, जिस ग्रह से संबंधित वह रुद्राक्ष है तो उस ग्रह गण से संबंधित दिन को
कम से कम 1 माला, 2 माला, 3 माला नाम मंत्रों का उच्चारण करें, जप करें, हवन कुछ करें, और मन में हाथ में जल भी लें, और अंतर मन से यह संकल्प ले कि मैं आज से यह रुद्राक्ष धारण करने जा रहा हूँ। यह शिव का, भगवान भोले शंकर का यह औषधि है, जो हम सबों के कल्याण हेतु यह है। तो मैं आज से इसे धारण करने जा रहा हूँ, और इसका शुभ फल, या अपनी समस्याओं को उच्चारण करते हुए कि मेरे कुंडली में इस प्रकार के दोष हैं या इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो इस समस्याओं की समाप्ति हेतु हमने यह जप किया और यह रुद्राक्ष धारण करने जा रहे हैं, सो हमें शुभ फल की प्राप्ति हो। फिर ऐसा करके जल को उस रुद्राक्ष पर गिराएं, रुद्राक्ष को प्रणाम भी करें, और फिर यदि हो सके तो अपने अभिभावक तुल्य माता पिता, अपने गुरुजन, जो आपको आशीर्वाद देने के लायक हैं और जो आपका हित भी चाहते हैं, उनका पैर छूकर प्रणाम करें, और उन्हीं को कहें कि कृपया यह रुद्राक्ष हमारे हाथ में, बाजू में, गले में बांध दें। अपने स्वयं ना बांधें। यदि आपके गुरुजन या आपके अभिभावक जन अगर आपके गले में, बाजू में बांधते हैं, तो ऐसा कहा गया है हमारे गुरुजनों के द्वारा कि महत्ता और बढ़ जाती है, फल और अधिक मिलता है। सीधे हमने पूजा किया, पाठ किया, हवन जब सब कुछ कर लिया, और स्वयं उस रुद्राक्ष को उठा करके स्वयं ही पहन लिए, तो उससे ज्यादा लाभ किसी गुरुजनों के द्वारा, अभिभावक जनों के द्वारा पहले प्रणाम करें, फिर उसके बाद में उनसे कहें कि कृपया यह बांध दीजिए। अगर वह बांधते हैं, लटकाते हैं, तो वह ज्यादा फलदायी होता है। ऐसा हमने अनुभव में भी पाया है और देखा भी है। आशा करते हैं कि आज की यह कक्षा आप लोगों को उत्तम लगी होगी, समझ में भी आया होगा। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा से जो भी विषय वस्तु अगर समझ में नहीं आया हो, तो कृपया हैंड राइज कर सकते हैं।